साथियों नमस्कार। 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन और बाई में cos, ओके, और बराबर ये अपना 2√3 और ये है sin थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 उधर से ले आइए आप अपना 2√3 और बराबर ये कॉस चला जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा √3 से काटिएगा ना तो √3/2 हो जाएगा और ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा में कितना डिग्री का मान है, ये हमारा कॉस 30 डिग्री का मान है। कॉस थीटा बराबर कॉस 30 यानी कि थीटा का मान 30। अब आप मेरे दोस्त ये देखो थीटा का मान कितना हो गया है, 30 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपने ये चीज देखा कि थीटा का मान कितना हो गया है, 30। क्या कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, ओके, थैंक यू। तो थीटा का मान जब 30 डिफाइन हो गया ना, वही थीटा का मान 30 डिग्री आप यहाँ पे रख दीजिए, 30 तिहाई 90 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 गुने साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 और माइनस 3 गुने cos 90 का मान 0। फाइनली 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबने बनाया था और ये 1/2 आ गया था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन मैंने कर लिया था, इसे तेजी में कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास मेरे दोस्त एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज का नाम x, y और z है। इस त्रिभुज में L जो है वो परिकेंद्र है। परिकेंद्र किसको कहते हैं, जब किसी त्रिभुज के तीनों सिर से होकर कोई वृत्त जाता है तो इसे परिवृत्त कहते हैं और परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अब ये कोण हमारे पास दिया हुआ है 40। तो थोड़ा सोच के देखो कि अगर हम इससे इसको मिला दें तो त्रिज्या ये भी है और त्रिज्या ये भी है। केंद्र पर 40 तो परिधि पर 40 तो केंद्र पर 80 बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब बराबर भुजा है ना, तो सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त त्रिभुज के तीनों कोण 180 में अगर ये 80 है तो बच गया 100 को बराबर बराबर बांटेंगे तो ये 50-50 हो जाएगा। YZL ये हमारे पास 50 डिग्री हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो 3 नंबर क्या है, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या है बॉड मास का क्वेश्चन है। आइए देखिए बॉड मास को सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं भी बॉड मास, ठीक है भाई। तो यहां पर वेनिकुलम ब्रैकेट यानी बार का साइन तो है नहीं, बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहां पर हम गुना और माइनस से पहले भाग का क्रिया होगा, तो ये 5 और माइनस, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 5 और माइनस 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और इनटू में मेरे दोस्त हमारा 5 है, प्लस अभी देखिए 7 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और पहले 7 छके 42, इसका प्रोसेस पहले होगा तो 42 हो गया, डिवीजन के लिए बटे में आ जाएगा 42, ठीक है। और इनटू मेरे दोस्त कितना है 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस अंदर में करिए तो देखिए क्या होगा, ये 3 3 9 9 2 11, 11/3 हो जाएंगे। आपका प्रोसेस पहले होगा 22 और बटा 90, लेकिन भिन्न का भाग जब गुना में बदलेगा 90 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। यानी आप यहां से ये देख पाएंगे क्या मेरे दोस्त, यहां से देख पाएंगे कि 11 और दूनी 22 हो जाएगा और ये हमारा 30 या 90 हो जाएगा। 30 को 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया, 15, और डिवाइड बाई कितना है, 5। तो अब यहां से क्या नजर आएगा आपको, 5 में से 5 गया, 0 खत्म हो गया, 6 7 42 और 7 से 7 कट गया, 0 और प्लस यहां पर आपका 1 हो जाएगा और माइनस 15 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि फाइनली आंसर 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका -2 होने वाला है। तो लीजिए आपका -2 हो चुका है, ठीक है। आओ अब चलते हैं मेरे दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है,
दो वृत्त की त्रिज्याओं का योगफल 286 सेमी है और संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50,336 सेमी स्क्वायर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी कितनी होगी। अब ये देखिए कि हमारे पास त्रिज्या का योगफल कितना है, तो ये मेरे दोस्त 286 है। कितना मेरे दोस्त? ये 286 है। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर हम देख रहे हैं संकेंद्रीय वृत्त का एरिया। संकेंद्रीय वृत्त का एरिया का मतलब समझे, एक ही केंद्र पर दो वृत्त। ये हो गया अंदर वाले की त्रिज्या, ये हो गया हमारे बाहर वाले की त्रिज्या। ठीक है मेरे दोस्त, तो छोटी आर और बड़ी आर। संकेंद्रीय वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे दोस्त आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर तो लिख ही सकते हैं। जरा ध्यान से देखना कैसे। अब यहां देख लो, ये एक्चुअल में होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। यही संकेंद्रीय वृत्त का एरिया है। उसको हम पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर तो लिख ही सकते हैं। बराबर दिया है 50,336। अब यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा है 286। तो आर माइनस आर फाइनली निकालेंगे, यानी इन दोनों से इसको काटने जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको 56 नजर आएगा, आर माइनस आर। अब आप स्वयं देखिए कि जब ई मेरे दोस्त बड़ी आर मान लीजिए इसको, है ना, जब बड़ी आर प्लस छोटी आर ई है 286 और बड़ी आर माइनस छोटी आर ई है अगर हमारा 56। मेरे दोस्त अगर ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ आर होगा, और यहाँ 2 8 5 13 1 14 और ये मेरे दोस्त 3, यानी आर का मान होगा 171। अब यही आर का मान 171 यहाँ रखेंगे तो छोटी आर का मान आ जाएगा 115। ठीक है, 171 रखेंगे यहाँ पर तो 286 में 171 घटेगा, ही 115 नजर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त इसको देखिए, यदि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1, y की पावर z प्लस x बराबर 1024 और z की पावर x प्लस वाई बराबर 729, तो बताइए इसका मान क्या होगा? अब ये देखिए, x की पावर y प्लस जेड बराबर कितना, y की पावर z प्लस x बराबर कितना, ये मेरे दोस्त हमारा 1024। ठीक है, और z की पावर x प्लस y ये कितना हमारा है? 700। कितना मेरे दोस्त? 700। ठीक है, तो x y z प्राकृत संख्याएं हैं, तो z प्लस 1 और की पावर y प्लस x प्लस 1 का मान क्या हो? सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये मेरे दोस्त बड़ा ही बेहतरीन चीज है कि अगर इतना बराबर 1 दिया है, इतना बराबर मेरे दोस्त 10, इतना बराबर 729। अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। आप सोचेंगे क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका होगा? नहीं मेरे दोस्त, इसको आप हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करेंगे। जैसे अब आपको थोड़ा सोचना है कि ऐसा कौन सा मान है जिसकी कुछ भी पावर रखे तो हमारा 1 ही होगा। तो आपके दिल में एक ही मान आएगा, वो है 1, यानी 1 की पावर कुछ भी तो 1। इसका मतलब x को आपने 1 कह दिया, तो x को आपने 1 कह दिया है तो जहां जहां x है वहां वहां 1 कर दिया। एक अब y की क्या पावर, y का क्या मान रखें कि 1024 आएगा? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 की पावर 5 कहिए चाहे 2 की पावर 10 कहिए, आता ये भी 1024 है और आता ये भी 1024 है। लेकिन सवाल यहां पर क्या है, थोड़ा उसको समझिएगा। अगर हम y का मान 4 रखते हैं तो z को 4 रखना होगा, और 4 की कोई भी पावर 729 नहीं। इसका मतलब ये वाली मामला सेट नहीं होगा, ये वाली मामला सेट होगा। तो चलिए y को यहां पर हम 2 रखते हैं। y को 2 रखेंगे तो z को 9 रखना होगा, ताकि 2 की पावर 9 1 10 हो जाएगा 1024। और अब देखिए y को जब 2 डिफाइन कर चुके हैं, z का मान 9 रख चुके हैं, तो क्या 9 की पावर 3 729 होगा? बिल्कुल होगा। तो हमारा मेरे दोस्त वेरीफाई हो गया। अब वही चीज हम क्वेश्चन में डालेंगे, z प्लस 1, तो z हमारा है 9 प्लस में 1, y का मान हमने रखा है 2, x का मान 1 प्लस 1। तो इस तरह से 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 पर 4 जीरो, तो 1 पर 4 जीरो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
गया। ओके, तो चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखते हैं और काम करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या। अब देखो जम के एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि भाई लोग आ जाए, है ना। जमकर एक बार एक सेशन को शेयर कर देना ताकि सभी भाई लोग आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि बीच में एक बार क्लास आज बंद हो गया है। हालांकि मैं आपके ग्रुप में एक बार फिर से इस क्लास को शेयर कर देता हूं ताकि जो भाई अभी तक नहीं आए होंगे वो भाई वापस क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लाइक का बटन भी थोड़ा प्रेस करते रहना ताकि मजा आता है, मुझे भी एनर्जी की जरूरत हो जाती है ना भाई। है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। आपको भी मोटिवेशन चाहिए होता है, हमें भी चाहिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए पीआरटी के लिए बैच दिया हुआ है, ठीक है। नवीन सर ने पीआरटी का बैच दिया है, आप एप्लीकेशन पर चाहिए और आराम से ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, लिख रहा है कि 17 क्रमागत संख्याओं का योगफल 289 है। अब आपसे पूछता हूं तो 17 संख्या का योगफल अगर दिया है तो मैं यदि 17 संख्या का एवरेज मांग लेता हूं, एवरेज क्या होता है, योगफल और बटे में संख्या। तो मेरे दोस्त 17 संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिखा कि उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिसमें पहली संख्या पहले समुच्चय के क्रमागत संख्याओं के औसत से मेरे दोस्त 5 अधिक है। अब ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 को संख्या पहले दिया था जिसका योगफल मालूम था। तो 17 संख्या का योगफल मालूम था तो 17 संख्या का एवरेज तो निकाल सकते थे, इसलिए 245 बटा 17 संख्या का योग 289 और बटे 17 17 संख्या का एवरेज आ गया। आखिर हमने 17 संख्या का एवरेज क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि 10 जो अन्य क्रमागत संख्या है उनमें पहली संख्या पहले समुच्चय का जो एवरेज है उससे 5 ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी पहले 17 संख्या का जो एवरेज है उससे 5 ज्यादा ये 10 क्रमागत संख्या में सबसे छोटी संख्या। तब तो ये 22 अगर हो गया, ये 23 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, 29, ये 30 और ये मेरे दोस्त हमारा 31, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। तो जोड़ना है अगर तो जोड़ लीजिए, 10 संख्या है, 10 पदों का योग हो जाएगा 10 बटे 2, फर्स्ट टर्म 22 और लास्ट टर्म हमारा 31। तो ये फाइनली हो जाएगा 5 और यहां से देखने जाएंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितने, 53। तो ये 5 दिया 15 और 25 एक 26, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 265 हो जाएगा। तो 265 आप में से जिनका भी आंसर रहा होगा बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। देखिए ये क्या है, हमें कह रहे cos x बराबर p बाई क्यू, तो बताओ tan x का मान क्या होगा। अब सबसे पहली बात, cos x बराबर अगर p बाई क्यू है तो cos होता क्या है, आधार और बटे में कर्ण होता है। यहां पे लंब निकालने जाएंगे तो रूट के अंदर ये कर्ण स्क्वायर माइनस मेरे दोस्त आधार स्क्वायर हो जाए, ठीक है। क्या चाहिए हमें, tan x चाहिए। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटे आधार, तो आधार देख लो हमारा p हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रोबेबिलिटी का क्लास करवा दीजिए, हम करा देंगे मेरे दोस्त, टेंशन नॉट, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाओ। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, सी डी इस तरह की जीवा है जिससे ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बनाता है। एंगल बी ए सी बराबर 25, सी ए डी किसके बराबर होगा। अब ये देखो मेरे दोस्त, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में हमें ये कहा गया है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, ये ए बी हमारा डायमीटर, ए बी हमारा डायमीटर, ए बी हमारा डायमीटर।
ठीक है, अब आप देखिए इसी के पैरेलल हमें सी और डी भी खींचना होगा, सी और डी भी खींचना होगा, जिससे कि इसी के पैरेलल हमें सी और डी भी खींचना होगा। ओके मेरे दोस्त, इसी के पैरेलल। आप कहिएगा कि सर आप ए बी के पैरेलल सी डी क्यों खींचे हैं? क्योंकि इसे समलंब कहा गया, और कोई भी चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज तभी होता है, ध्यान रखना, जब उसका एक पेयर साइड पैरेलल। ठीक, अब हम देख रहे हैं बी ए सी बराबर 25। अगर बी ए सी 25 है तो निश्चित तौर पर इसे मिलाया जाएगा, तभी जाके ये मेरा 25। ठीक, और क्या, ये है व्यास, तो परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनाए, 90 डिग्री। अभी 90 है, ये 25, तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है, ये आपका 65 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180, 90 25 फिर 65 होगा, तभी जाके दोनों मिलके 90 90 180। ठीक है, और एक बात बताइए, ये ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, वो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री, जिसमें अगर ये 65 है तो निश्चित तौर पर ये मेरा 115 हो। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर ई दोनों लाइन पैरेलल हो और ये क्या है मेरे दोस्त, जब दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। ये 25 है तो ये भी मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180, अगर ये मेरा x है तो देखिए 25 प्लस x प्लस 115, 25 प्लस x प्लस 115, ये हो जाएगा 100। अब x का मान क्या हो जाएगा, 40, यानी मेरे दोस्त ई एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा था सी ए डी 40, यानी ये आपका 40 हो गया। तो आप में से जिनके भी 40 आ रहा था, बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है भाई, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ये कहता है कि डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गया, लेकिन खपत को कितना प्रतिशत से कम किया जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। अब देखिए ना, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो प्राइस है, प्राइस वो 45 रुपये लीटर से बढ़कर 50 रुपये लीटर हो गया। ठीक है, तो हमने अपने खर्च को क्या किया, जब प्राइस मेरे दोस्त बढ़ गया, प्राइस तो बढ़ा लेकिन हमने अपने खर्च को केवल 5% बढ़ने दी। केवल 5% बढ़ने का मतलब यह है कि पहले मैं खर्च अगर 100 रुपये करता होगा तो अब मैं केवल 105 रुपये करता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, केवल 105 रुपये। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि कीमत को जब खपत से गुना करते हैं, कीमत गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। अब यहां से हम अगर खपत निकालने चले जाए ना, तो ये खर्च और बटे में हो जाए, खर्च और बटे में कीमत। तो आइए मेरे दोस्त, खपत का हम रेशियो लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। खर्च बटे कीमत 100 बटे 45, यहां भी खर्च बटे कीमत 105 और बटे में 50। अब ये क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 9 पचे 45, ये 21 पंचे और ये 10 पंचे। 10 से इधर गुना कीजिएगा तो मित्र मेरे ये हो जाएगा आपका 200, और इधर ये आपका हो जाएगा 189। तो आप ही देखिए, जब प्राइस बढ़ा, प्राइस तो बढ़ा लेकिन आपने खर्च को बहुत कम बढ़ने दिया, जिसके कारण आपके खपत में कमी आ गई। यही सवाल पूछा कि खपत में कितना कमी, पहले इतना वस्तु मिलता था, अब इतना वस्तु मिलता है, तो खपत में कमी हो गया 11 की। किससे, 200 से, और इंटू 100, यानी मेरे दोस्त ये 5.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए एक बात बताता हूं, इसका जो पीडीएफ है ना, सॉल्यूशन पीडीएफ, क्वेश्चन पीडीएफ, ये आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन। वहां टेस्ट के लिए आपके पास 99 रुपीज लगेगा, है ना, एक महीने के लिए, और वहां पर आपको क्वेश्चन टेस्ट लगा पाएंगे, उसका पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड रहेगा। अब देखिए लिखता है कि ए बी से 20% कम, सी डी से 20% ज्यादा और डी ए से 25% कम। तो बताइए निम्न में से कौन सा सही है। अब यहां पर मेरे दोस्त देखना, क्या 20% कम होने का मतलब है 1/5 से कम, 20% अधिक होने का मतलब है 1/5 से अधिक, 25% कम होने का मतलब है 1/4 से कम। ठीक है। अब मेरे दोस्त आप यहां देखिए, ये ए है, ठीक है, ए बी, ये मेरे दोस्त हमारा है सी डी, और ये मेरे दोस्त हमारा है डी। ठीक है। अब देखिए इसको, ए बी से कम है तो नीचे आपको बी मिलेगा, सी डी से अधिक है तो नीचे में आपको डी मिलेगा, और बी ए से अधिक है तो नीचे आपको ए मिलेगा। जिससे तुलना करेंगे वही नीचे में मिलेगा। ए का तुलना बी से है तो नीचे बी मिलेगा, सी का कंपैरिजन डी से है तो डी नीचे मिलेगा, और डी का कंपैरिजन ए से है तो ए आपको नीचे मिलेगा। अब आप देखिए, जब ए बी की तुलना हुआ तो ए बी से 1/5 कम है, यानी बी हो जाएगा मेरा 5, उससे 1 कम हो जाएगा 4। सी डी, तो मेरे दोस्त सी डी से 20% अधिक है तो डी आपका 5 है, इससे 1 ज्यादा सी है तो 6 हो जाएगा। फिर क्या है, डी ए से 25% मेरे दोस्त कम है, तो आप देखिए ना, ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इससे 1 कम अगर डी है तो डी हो जाएगा 3। अब हम आपसे ये पूछने जाएंगे कि आप देख लीजिए, डी यहां भी है और डी यहां भी, डी यहां 5 और यहां 3, ही कैसे होगा इन्हें सेम करना होगा, 5 और 3 को सेम करेंगे तो इसमें 5 से गुना करना होगा, यहाँ 3 से करना होगा, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। अब ये दोनों तो सेम हो गया, अब बात ए की आएगी। ए देखिए यहाँ पर 4 है और ए यहाँ पर 20 है, ए यहाँ 20 है तो ए को यहाँ भी 20 बनाइए, 5 से गुना, मैं भी 5 से गुना करना होगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम देख रहे हैं सब ऑप्शन BC 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 है। एक काम कर लो मेरे दोस्त, आप सी में बी से भाग दे दो, देखो क्या होता है। पहले बताओ सी कितना है, सी है मेरा 18, देखो बी कितना है, बी है मेरा 25। ठीक है, एक काम कर लीजिए ना, 4 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा यानी 0.72 हो जाएगा। तब तो C बाई बी 0.72 हो गया, तो C बराबर क्या होगा, B से इधर गुना हो जाएगा, 0.72 B हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे दोस्त इस तरह से यही इस क्वेश्चन का आंसर। आपके कृपा से टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। कभी समय मिले तो अपने संस्थान जरूर आइए, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए थीटा का कौन सा मान होगा जिसके लिए मेरे दोस्त वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, आइए ना सबसे पहले हम 60 डिग्री रख के चेक कर लेते हैं, 3, और ये देखिए cos 60 क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस 4 sin 60 क्या होगा, √3/2 हो जाएगा, और माइनस में ये 4√3 हो गया। देखते हैं कि क्या ये हो पाता है कुछ या नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम अगर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो इससे ये कटेगा हमारा 2√3 हो जाएगा, और इससे ये कटेगा हमारा 2√3 हो जाएगा, और माइनस में हमारा 4√3 हो जाएगा। तो 4√3 में 4√3 आ जाएगा तो 0 तो आ ही जाएगा, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो 60 डिग्री रखने से LHS बराबर RHS हो चुका है, इसलिए इसका आंसर हमारा 60 डिग्री ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं और ऑप्शन से ही बनाते हैं। ठीक है, आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या कह रहा है आपको मेरे दोस्त, ये आपसे कह रहा है कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या नाम है मेरे दोस्त, A, B और C। ठीक, हम देख रहे हैं कि AB और BC पर D और E है, AB पर एक पॉइंट है,
हमारा डी, है ना, ए बी पर एक पॉइंट है हमारा डी और बी सी पर एक पॉइंट हमारा है ई। इस प्रकार की डीई, इस प्रकार की डीई पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल टू एसी, एडी और बीडी 2:3। देखिए एडी और बीडी 2:3, ये मेरा 2 रेशियो है, ये मेरा 3 रेशियो। ठीक है, अब एडीई का एरिया मालूम, एबीसी का एरिया क्या होगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कहेंगे क्या, जब ई दोनों पैरेलल है तो मेरे दोस्त ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होगा। ई दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये कोण भी संगत कोण से बराबर होगा, और ये दोनों में कॉमन है, तब तो इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर। एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो एक हमारा जो ट्रायंगल है वो मेरे दोस्त क्या है, ए डी और ई। ए डी ई का एरिया कैसे हो सकता है, ए डी ई है, ध्यान दो मेरे दोस्त, ये ए डी ई का एरिया नहीं है, डीई और ए सी नहीं मेरे दोस्त। 5, ये दरअसल बीडीई है मेरे दोस्त, बीडीई है ना, बीडीई का एरिया है, बीडी। तो आप ध्यान दीजिए, एरिया ट्रायंगल बी डी और ई, बात को समझिएगा। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि हम सोचते हैं, मान लिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। आप कहिएगा वो कैसे, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं और बात सिर्फ इस त्रिभुज की करना है। इस त्रिभुज की बात करने का मतलब यह है कि एक ऐसा त्रिभुज है जो आपको इस तरह से दिख रहा है, जिसमें ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका ई है, और मित्र मेरे यहां पर आप देख लीजिए ये आपका डी है। ठीक, अब आपको ये बात पता है कि ये हमारा 2:3 है ना। ध्यान रखना, किसी एक शीर्ष से किसी आधार पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे, जो उनके बेस का एरिया होता है वही, ध्यान रखना, किसी त्रिभुज में कोई ऐसा त्रिभुज एक ही आधार और एक ही शीर्ष पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके एरिया का अनुपात वही होगा जो उसके बेस का रेशियो हो। अगर बेस रेशियो 2:3 है तो एरिया रेशियो भी 2:3। अब मान लीजिए अगर इसका मान 18 दिया है तो एक का मान 9 होगा, 3 का मान क्या होगा, 9 × 27। तब तो मेरे दोस्त इसका ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा 18 हो गया। ठीक है, ये मेरे दोस्त 18 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, 27 हो गया। ठीक है, ये मेरा 27 हो गया। तो इस तरह से हमने इसकी एरिया 27 निकाल लिया। 18 सेमी स्क्वायर है तो ये हमारा 27 सेमी स्क्वायर हो गया। अभी हम सिर्फ इस त्रिभुज को अलग निकाल के प्रोसेस कर, ठीक है, तो चलो ये आपने कर लिया, वो ठीक है। अब आपने बी डी ई को सिमिलर ए बी सी के किया है अभी, अरे किया है या नहीं किया है, किया है ना, ठीक है। तो जब ई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो जरा सा, क्या देखोगे, इस त्रिभुज का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 3 है और बड़े त्रिभुज का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 5 है। तो मित्र मेरे एरिया रेशियो क्या होगा, एरिया रेशियो हो जाएगा 9:5। अब देखो ये जो एरिया बीडीई का 9 है वो एक्चुअल में कितना है, 27 है ना। तो जब 9 का मान 27 है तो कितना गुना है, 3 गुना है। तो मित्र मेरे आप इसको भी 3 गुना कर दो तो ये आपका 75 सेमी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था आज का, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखो और ध्यान से चलो, देखो कहीं दिक्कत आपको नहीं होने। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। आइए इस सवाल पे आइए, देखते हैं ये क्या है। अब आपको मेरे दोस्त एक बात बताऊं क्या, जैसे ये मेरा एक सर्कल है, ठीक, ध्यान रखना कि अगर इस सर्कल का सेंटर H, K है और इसका रेडियस अगर R है, पता है, और इस सर्कल पर जिस वृत्त का केंद्र H, K और त्रिज्या R है उसका समीकरण क्या होगा, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। चलिए बैठा दीजिए, x - h के जगह पर 1 है
y माइनस के यानी कि माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर आर, 4 का स्क्वायर 16। अभी ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर हो गया 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 और 1 5, 15, 16 के घटेगा तो 11 बराबर 0। ठीक है भाई, अच्छा है 11 को उस पार रखोगे तो बराबर में 11 रहेगा। तो यही हो जाएगा इस समीकरण, इस वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर 11। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा? जी हां, आपको बिल्कुल समझ। मेरे दोस्त आप टेंशन मत लो, हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, आ जाओ इसको देखते हैं ये क्या है। हमें कह रहा है कि डेटा का परास और माध्यिका ज्ञात करें। परास का मतलब होता है रेंज, रेंज है मैक्सिमम वैल्यू और माइनस। आप देख लीजिए मैक्सिमम आपको क्या नजर आ रहा है, तो मैक्सिमम इसमें आपको 33 नजर आ रहा है। जहां तक मिनिमम की बात है तो मिनिमम आपको 7 नजर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा आपका 26। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? देख लो एक बार, 33 में देख लीजिए ना, मैक्सिमम आपका 33 है, और यदि हम मिनिमम देखने चले जाए, मिनिमम 7 है, 7 घटा दिया 26, ये आपका रेंज हो गया। रही बात मीडियन निकालने की, देखिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 14, 3 3 6 3 9 3 12 14। अब मेरे दोस्त टर्म है 14, जो कि हमारा इवन है। और जब पदों की संख्या इवन होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि मीडियन बराबर क्या हो जाए, 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही हमारा मीडियन होगा। अब आप देख लीजिए 1/2, 14/2 यानी कि 7वां पद, 7th टर्म। और मेरे दोस्त ये 14/2 7th और 1 ये हमारा हो जाएगा 8th टर्म। ठीक है, 8th टर्म। अब आप देखिए 7th और 8, तो 7th और 8 आप छोटे से बड़े क्यों चले जाइए, सबसे छोटा 7 है, के बाद हमारा 10 है, 10 के बाद हमारा 11 है, 11 के बाद देखा जाए तो 12 है, 12 के बाद 13 तो है नहीं, 14 है। अब देखिए 14 कितने हैं, 2 पीस हैं, कितना काट दिए जरा ये भी देखिए, कितना काट दिए जरा ये भी देखिए। तो 4 3 7, 7 तो काट दिए, इसका मतलब 7वां स्थान पर कौन था? 7वां स्थान पर आपका 14 ही था, है ना। और तो 8वां स्थान पर कौन होगा? आपका 16 होगा। तो 1/2, 7वां स्थान पे 14, 8वां स्थान पर 16, यहां से कितने आ जाएंगे? 15। तो मेरे दोस्त अब आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालना है किसका? रेंज का और मीडियन का। रेंज कितना है आपका? 26, और मीडियन कितना आया है? 15 बटे में 2, ये हो जाएंगे कितने हमारा? 41 और बटे में 2 यानी 20.5। तो मेरे दोस्त 20.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, 20.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा हो। चलिए, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल। आइए अब चलते हैं 15 नंबर सवाल पर। अब देखिए हम देख रहे हैं कि एक क्लास के छात्रों का ये एवरेज है, लड़का का ये है, लड़की का ये है, लड़का लड़की का रेशियो क्या होगा? अब आप देख लीजिए, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज क्या है? 18.4। गर्ल्स का एवरेज क्या है? 16.4। क्लास का एवरेज क्या है? 16.8। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखिए। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने जाएंगे ना, 14 में से 8 गया तो 6 होगा, 17 में 16 गया तो 1 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस तो बड़ा में छोटा घटेगा तो 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखने जाएंगे तो 1:4 क्या होगा? 4 होगा। 1:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से 1:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलो ये था हमारा 15 नंबर सवाल। आते हैं अब 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल को देखिए। थीटा का मान 0 या उससे बड़ा, 90 या उससे छोटा। ठीक है भाई, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, क्या साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। बदलता जो है, बदलने से जो आता है बराबर में नजर आता। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। बदलने से जो आता है अगर बराबर में नजर आ जाए तो याद रखना कि एंगल का योगफल 90 डिग्री हो। लीजिए ना, साइन को बदलने से कॉस आता ही है ना, और बराबर में नजर भी आ गया है, तो दोनों के एंगल को जोड़ने से 90 हो जाएगा। एक का एंगल है 2 थीटा और प्लस में 50, और एक का एंगल है 4 थीटा प्लस में 16, और दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा 100, दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 6 थीटा, 50 जाके घटेगा 40, 16 जाके घटेगा 24, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 4। तो हमसे यही पूछा है थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या ही दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। आओ बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल पे आ जाओ। अब देखो क्या कह रहे 17 नंबर सवाल, ये वाली समीकरण ग्राफ पी अल्फा कोमा बीटा पर y एक्सिस को काटती है। यानी कि ये वाली जो समीकरण है ना, वो इस पॉइंट पर y एक्सिस को काटती है। तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि अगर y एक्सिस पर इस पॉइंट पर काटती है तो y अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा ना, x का मान 0। अगर ये समीकरण y एक्सिस को इस पॉइंट पर काटती है, ये पॉइंट y अक्ष पर है और y अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो x का मान 0। ठीक है, बस अल्फा का मान 0 हो गया। तो भैया अगर x 0 होगा तो x को जरा 0 करके देखिए, -7y बराबर -42, तो y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लीजिए बीटा का मान 6 हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या अब आप देख रहे हैं कि 6x + y - 15 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है तो इस पॉइंट पर किसको काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है। तो अगर कोई समीकरण x एक्सिस पर किसी को काटेगा ना, तो ध्यान रखना कि पॉइंट, ये समीकरण x एक्सिस इस पॉइंट पर काटती है। तो यदि याद रखना कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर हो तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पर y का मान क्या होता है 0 होता है। अब जैसे ही यहां पर y का मान 0 करिएगा ना, तो 6x बराबर होगा 15। x का मान क्या हो जाएगा 15/6, यानी कि 5/2 बोले तो 2.5। तो यहां पर मेरे दोस्त इसका मान हो जाएगा 2.5, है ना। तो इस तरीके से आपने अल्फा बीटा भी देख लिया, गामा और डेल्टा भी देख लिया। क्या मांगा था, अल्फा बीटा डेल्टा गामा। तो देख लीजिए, तो ये आपका अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान आपका 6 है, गामा का मान कितना है, गामा का मान 5/2 है, और मेरे दोस्त डेल्टा का मान क्या है 0 है। 12 12 5 17, 17/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 17/2 हो जाएगा। बहुत आसान और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 to 8 में मैथ्स कितने नंबर के आते हैं, 40 नंबर का पेपर हुआ है और 8 नंबर कॉमन में, 48 नंबर मैथ आते हैं, 48 क्वेश्चन मैथ आते हैं। अब इसे देखो मेरे दोस्त कि ये क्या है, कह रहा है कि निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका का अनुपात इतना है, उसके माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त आप देख लो जरा सा, आपको कह दिया है कि मॉड और मीडियन, अगर मॉड और मीडियन का रेशियो ये है तो अनुपात की राशि x मान लो, ये मॉड हो गया, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि 3 मीडियन, ध्यान देना, 3 मीडियन बराबर मॉड + 2 मीन, यानी कि 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक + 2 गुने माध्य। ठीक है, तो 3 मीडियन आप चेक कर लो जरा, मीडियन कितना है 8x है आपका, ये हो गया आपका मॉड, और +2 × मीन, मीन कितना है 9x है आपका। अब ये बताओ मेरे दोस्त 18x में क्या जोड़ेंगे कि 24x होगा, 18x में क्या जोड़ेंगे कि 24x होगा, आप तुरंत कह दोगे कि 6x। तो यहां से बहुलक निकल गया 6x। क्या चाहिए हमको,
माध्य और माध्यिका। क्या बात करते हो, ये तो गड़बड़ हो गया ना मेरे दोस्त। हो गया क्या, क्या गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा ध्यान दो। माध्यिका चलो हमारा 8x है, बहुलक तो हम जान रहे हैं 9x है, ठीक है। प्लस में 2 इंटू मीन, मीन ही तो नहीं जान रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आपको चेक करना होगा। आप कहोगे क्या सर, मॉड है हमारा 9x। अब 9x को लाके 24x में घटा देंगे, 24x में 9x घटेगा तो बचेगा 15, 15 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7.5। आप खुद ही देख लीजिए, 7.5 दूनी 15, 15 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से आपने मीन देख लिया, माध्य देख लिया 7.5। तो माध्य हो गया हमारा 7.5, ठीक है। और माध्यिका, तो माध्यिका तो हम वहीं से देख रहे हैं कि हमारा 8 है, 8 है। एक्स एक्स काट दीजिए, डेसिमल हटाइएगा तो इधर 10 आ जाएगा। अब 75 और 80, तो 15 पचे 75 और 16 पचे 80, ये 15:16 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या हो गया भाई, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। अरे मेरे दोस्त ये आपका प्यार है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, है ना। अब देखो 4360 रुपए की राशि को 3, 4, 5 और 8 के अनुपात में ABCD में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इस अनुपात में विभाजित कर दिया। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है कोई बात नहीं, करना कैसे था, 3, 4, 5 और 8 इस रेशियो में बांटना था। अगर इस रेशियो में बांटते A को, B को, C को और D को, क्या मिलता। तो सोचिए ना, 4 3 7 5 12 12 8 20, सब मिलके हो रहा है 20, और मेरे दोस्त जो है रियल में 4360। यहां से एक रेशियो का मान होगा 218। ठीक कोई बात नहीं। तो यहां पर एक रेशियो का मान 218, तो मित्र मेरे 3 रेशियो का मान क्या होगा 654 हो जाएगा। 4 रेशियो का मान क्या होगा 872 हो जाएगा। 5 रेशियो का मान क्या होगा 1090 हो जाएगा। 8 रेशियो का मान क्या होगा 18 8 144, ठीक है। 8 एकम 8, 8 और 14 हो जाएगा 22, और 8 दूनी 16 और 2 12। तो भाई एकदम ध्यान से देखना। तो 8 8 64, 8 एकम 8 4, 8 8 64, 8 एकम 8, देखिए गड़बड़ मत कीजिए खाली। यहाँ देखिए 8 8 64 4 हो जाएगा, 8 1 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, 8 दूनी 16 और हो जाएगा 1744। गलत गुना मत कर दीजिए, जरा सा स्टाइल मारिएगा गलत हो जाएगा, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 9 10th के लिए अगर आपको कोर्स लेना है तो आप चाहिए श्रद्धा बैच ले लीजिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर श्रद्धा बैच, ठीक है। अब मेरे दोस्त इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से उसने किस रेशियो में बांट दिया, तो गलती से उसने 1/3, 1/4 और मेरे दोस्त 1/5, और ये हो जाएंगे 1/8, ये हो जाएंगे 1/8, ठीक है। ये 1/3, 1/4, 1/8, ठीक। अब इस रेशियो में बांट दिया, तो सबसे पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। इस रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में लेकर आइएगा, 8 5 4 3, एलसीएम हो जाएगा 1। अब 1/3 गुने 120, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त हमारा, ये हमारा 24 हो जाएगा, और ये अगर देखिएगा तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यदि इस रेशियो में बांटे तो क्या होता है, 70 24 94, 94 और 15 हो जाएगा 109, और यही मेरे दोस्त बांटने के लिए दिया था 4360। एक रेशियो का मान ये हमारा हो जाएगा 40। अब एक का मान 40, तो ये हो जाएगा 1600, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 24 चौक 96 960, 15 चौके 60 600 हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में लिखा है पहला ऑप्शन कि सी ने 130 रुपए कम प्राप्त किए। क्या हो गया, देखो ए तो ज्यादा प्राप्त किया, बी भी ज्यादा प्राप्त किया। जहां तक सी की बात है तो सी को आप देख सकते हो, सी को पहले 1090 मिलता था, अब 960 मिलता है। तो सी को कितना कम मिलता है, तो सी को 130 रुपए कम मिलता है।
यानी ये स्टेटमेंट सही है, सी को 130 कम मिलता है। डी ने 1144 से ज्यादा प्राप्त किया, है ना। तो देखिए जरा सा, 1144 ज्यादा, डी ज्यादा कहाँ प्राप्त किया, डी तो मेरे दोस्त कम ही प्राप्त किया, है ना। 1144 कम प्राप्त किया है डी, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बी ने 318 रुपए कम प्राप्त किया, जहां तक बी की बात है तो बी भी ज्यादा ही प्राप्त कर रहा है, तो 318 कम बोलने का मतलब क्या बनता है ना। तो केवल सी यानी ऑप्शन नंबर ए सही है कि सी को 130 रुपए कम प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्यों पढ़ा रहा हूं। अगर तुझे पढ़ने का मन नहीं है पंकज कुमार तो तुम मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो कि भविष्य में काम आने वाला है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी कुछ भी पढ़ाया जाता है तो सारे के सारे वही चीज पेपर में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके ब्रेन को वॉश करने के लिए भी क्या कराया जाता है, ठीक है ना। अब आपको नहीं पढ़ना है तो चॉइस इज योर्स, लेकिन आप क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़िए। अब आपको अपने मन से डिसीजन लेना है कि ये वो फलाना ढेकाना, तो लीजिए, चॉइस इज योर्स, है ना। अब देखो मेरे दोस्त, 10x बराबर 3/2, हमें इसका मान चाहिए। अब आप सोचो मेरे दोस्त, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि 10 का मान दिया रहे साइन कॉस साइन कॉस, अगर इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप वेरी सिंपल एक यूज करना, क्या, साइन एक्स। यहां देखो, ये जो आपका 10x बराबर दिया है ना 3/2, अब देखो 10x क्या है, साइन एक्स और बाय में कॉस एक्स बराबर ये 3/2। आपको यहां पर ओरिजिनल वैल्यू साइन कॉस का निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप साइन के लिए 3 पुट कर देना, कॉस के लिए 2 पुट कर देना। लेकिन ये तब करना जब साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो लीजिए, साइन के लिए 3 पुट कीजिए, कॉस के लिए 2, साइन के लिए 3 पुट कीजिए, कॉस के लिए 2, क्या हो जाएगा ऊपर में 9 और प्लस में 4, ये हमारा 13 हो जाएगा, और यहाँ 9 और माइनस में 4, तो मेरे दोस्त ये हमारा 5 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 13/5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 13/5 हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 to 8 के लिए कौन सा बैच लेना होगा, 6 to 8 के लिए जाके श्रद्धा बैच आप मैथ के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 68 हो या 910। आप मेरे दोस्त देखते हैं, कोई दुकानदार किसी वस्तु को लागत से 23% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा है और शेष को 25% की छूट पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक काम कीजिए ना, आप सीपी को 100 मान लीजिए, तो सोचिए एमआरपी क्या होगा, इससे 23% ज्यादा यानी 123 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कहा कि जितना एमआरपी है, मेरे दोस्त कहा 2/3 वस्तु, 2/3 वस्तु को, ये देखिए 2/3, तो अगर इसका 2/3 निकालेंगे, 3 से भाग देंगे 41, 41 दूनी 82, इसको इसने बेच दिया एमआरपी पर, यानी इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो टोटल एमआरपी के 2/3 चीज को एमआरपी पर ही बेच दिया, यानी कि यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं, 82 में बेच दिया। तो अब बचा कितना मेरे दोस्त, तो 2/3 इधर बेच दिया तो 1/3 बच गया, 123 में से अगर 82 हटा देते हैं तो 41 बच गया। अब ये जो शेष एमआरपी जो वाली जो बच गया है, इस पर मेरे दोस्त 25% का छूट दी। 25% की छूट का मतलब ये हो गया कि 75% में सेल किया। तो 75% में अगर ये सेल किया है, यहां देखो 25 दिया 75 और 25 चौके, यानी कि 123/4, ठीक है भाई, 123/4। अब आप देख सकते हो यहां पर कि 4×12 है ना, 4×12 0 हो जाएगा, 4×7 28 और 4×5 20, यानी आपने यहां देखा कि 82 रुपए में यहां बेचा है और बचे हुए चीज को 30.75 में बेचा है। कुल मिला के अगर इसे जोड़ दिया जाए
ये हो जाएगा 2, 8, 3, 11 और दशमलव, इतना इसको बेचकर मिला, इतना इसको मेरे दोस्त बेचकर मिला। अब आप ही सोचिए कि 100 रुपए में कोई खरीदेगा और इतना में मेरे दोस्त फाइनली बेच देगा, इसका मतलब उसकी प्रॉफिट क्या होगी? तो प्रॉफिट तो सीधे नजर आ रहा है, क्या? 12.75%। तो 12.75% इसको प्रॉफिट नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.75। टीजीटी 107 रैंक 45, इसका क्रेडिट ओनली आपका टेस्ट है सर। थैंक यू सो मच अमरजीत सर का लेवल। और क्या लिखता है लेवल और कहीं भी नहीं। कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, कभी भी पटना आइए तो जरूर मिलिए, आपसे मिलके अच्छा लगेगा, ठीक है? ध्यान दो दोस्त मेरे। और देखो ये क्या है, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 केजी चावल खरीदता है, कोई बात नहीं। इसके अलावा हर 20 केजी चावल पर उसे 1 केजी फ्री भी मिलता है, लेकिन वो उसे एमआरपी पर बेच देता है। टोटल लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक काम करते हैं, एमआरपी को मान लेते हैं 100 रुपए प्रति, ठीक है? लेकिन हम जो मेरे दोस्त खरीद रहे हैं, हम जो खरीद रहे हैं वो किस पर खरीद रहे हैं? 10% की छूट के बाद खरीद रहे हैं, 10% छूट के बाद। तो 10% छूट का मतलब है 90 रुपये। 90 रुपये किलो के हिसाब से 80 किलो खरीदेंगे तो मेरे दोस्त हमें 7200 रुपये टोटल खरीद पर लगेगा। टोटल कॉस्ट मेरा 7200 हो जाए। लेकिन जब हम खरीद रहे थे तो हर 20 केजी पर 1 केजी हमें फ्री मिल रहा था, यानी कि हमें जो कुल मात्रा मिला है उसमें 80 केजी का पैसा हम दिए हैं और 4 केजी हमें फ्री में मिला है। कैसे? हर 20 केजी पर 1 केजी, तो 80 केजी में 20 केजी का 4 इंटरवल होगा, यानी 4 बार 1 केजी हमको फ्री मिलेगा। 20 किलो तौल के दिया 1 किलो फ्री, 20 किलो तौल के दिया 1 किलो फ्री, 20 किलो तौल के दिया 1 किलो फ्री, यानी कि 80 किलो में 20 किलो के 4 इंटरवल होंगे, यानी कि हमें 4 केजी फ्री में मिलेगा। मतलब है कि कुल मिला के हमें 84 केजी क्या प्राप्त हुआ। तो 84 केजी मेरे दोस्त हमें गेहूं मिला, जिसके लिए हम पैसे लगाए कितना? 7200। अब जब बेचने की बारी आई तो 84 के 84 किलो को एमआरपी पर बेच दिए, यानी 100 रुपए किलो के हिसाब से, तब तो 8400 रुपए बेच कर मिला। तो खरीदने में लगा 7200, बेच कर मिला 8400। इसका मतलब प्रॉफिट कितना? तो प्रॉफिट सीधा 1200 का हो गया, है ना, बटा सीपी 7200 और इन 100, यानी मेरे दोस्त ये हमारा 16.66% हो जाएगा। यही इसको, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा ठीक है रिमझिम सिंह, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए होता क्या है रिमझिम जी कि आप बात को समझते नहीं हैं। जब तक कोई ब्रांड से मैच्योर नहीं होता तब तक वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करा के आपके ब्रेन को मगअप कर देते हैं, और जब आपका ब्रेन पूरी तरह से मगअप हो जाता है और आप पेपर में जब बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया उससे तो कम ही लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर वहां पर मजा आता है और आप मैक्सिमम स्कोर की ओर बढ़ जाते हैं, और वहां पर हमें सुकून मिलता है क्योंकि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सब लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू टेस्ट करके वहां पे आप सेशन बाय सेशन उसमें एंट्री करते चलिए। अभी आपका सेशन चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि 20 एक सेशन में 20 टेस्ट रहता है, ये 13वां टेस्ट है। इसके बाद 60 टेस्ट आपको इस सेशन में और मिलेगा, फिर नया टेस्ट, फिर नया सेशन, फिर नया सेशन, और पैसे तो बिल्कुल 99 रुपए, एक आइसक्रीम की कीमत से भी कम लग रहा है, ठीक है ना। आप आराम से काम कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन सॉल्यूशन पीडीएफ, क्वेश्चन पीडीएफ सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन। अब देखिए यहां पर ये क्या है मेरे दोस्त, ये कहते हैं कि दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी के जड़ और दीवार के मध्य का कोण है 45, ठीक है। कह रहा सीढ़ी का जड़ दीवार से 6.6 फुट दूर है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? अब ये देखिए, यह है एक दीवार, एक,
और दीवार से लगा ये है सीढ़ी। कहता है कि सीढ़ी का जर, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, सीढ़ी का जर और दीवार के मध्य, एकदम ध्यान से देखना, सीधा सीधे हमें कह दिया गया कि सर यहां 45 डिग्री का एंगल बने। अगर यहां पर 45 बनेगा, ये 90 है तो यहां भी 45 ही बने। और जब 45 90 का मामला है तो आपको पता होना चाहिए 1 1 और ये हमारा √2 हो जाएगा। यही हमें कहा है कि सीढ़ी के जर और सीढ़ी का जो जर है तो दीवार से 6.6 फुट दूर है। तो मेरे दोस्त जो रेशियो में एक है वो वैल्यू में 6.6, एक का मान 6.6 तो √2 का मान क्या होगा 6.6 √2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्त ये नए टेस्ट का फर्स्ट सेशन है, पहला सेशन है। चलो अब इसको देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। दो बराबर धनराशियां 8% और 4% के साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिए जाते है ना। प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि इतना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी इक्वल है और मेरे दोस्त यहाँ पर अमाउंट भी इक्वल है। जब प्रिंसिपल भी इक्वल हो और अमाउंट भी इक्वल हो, इसका मतलब है कि यहाँ इंटरेस्ट भी इक्वल होगा, क्योंकि जब मूलधन बराबर और मिश्रधन बराबर है, पैसा दिए भी सेम प्राप्त भी किए सेम, का मतलब ब्याज सेम ही बना होगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि ब्याज कुछ और नहीं, 80% ही ब्याज होता है ना। तो मेरे दोस्त दो राशि हमने दो व्यक्ति को दिया है। दो व्यक्ति कह रहा है कि पहले व्यक्ति को दूसरे से हम 2 वर्ष कम यूज करने दिए हैं। तो मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति को अगर हम T साल के लिए दिए हैं तो दूसरे व्यक्ति को हम T+2 साल के लिए दिए। पहला व्यक्ति का रेट हमारा 8% है, दूसरे व्यक्ति का रेट हमारा 4% है। ठीक है, तो RT% यही मेरे दोस्त RT% और RT% यही मेरा इंटरेस्ट है। और हमें पता है कि इंटरेस्ट हमारा क्या है, इक्वल है। तो पहले को 8% की रेट से T साल के लिए और दूसरे को 4 की रेट से T+2 साल के लिए। ठीक है भाई, तो जाके इंटरेस्ट हमारा इक्वल हो गया। अब जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे कि 4T और बराबर ये हमारा 8T बराबर 4T प्लस में 8, यानी यहां से T बराबर आपको 2 नजर आएगा। तब तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, T का मान अगर 2 हो गया है तो यहां सोचिए आपका ब्याज क्या बनेगा, 8 और इनटू टाइम हमारा 2 है। तब तो मेरे दोस्त आप कह सकते हैं कि 16%। और यदि 16% आपका ब्याज बन रहा है मेरे दोस्त, 16% ब्याज बन रहा है, तो सोचिए आपका अमाउंट क्या होगा। 16% अगर ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 100, और यही जो 116 अमाउंट है वो हमारा 14,500। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रिंसिपल। अगर हम यहां से प्रिंसिपल निकाल ले जाएंगे तो हो जाएगा 14,500 और बट्टा में 100। तो मेरे दोस्त यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 25 चौके 100 होता है, 30 चौके 116 और 29 पचे 145। यानी कि यहां से कैलकुलेशन होके 25 पचे 125 पर 00, यानी कि 12,500 रुपए होगा। कितना, 12,500 रुपए। अब देखो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर। इसमें कहा कि प्रिंसिपल हमने सेम लगाया और अमाउंट भी हमें सेम प्राप्त हुआ, समान पैसा कर्ज पे दिए, रिटर्निंग भी समान आया। इसका मतलब क्या है, जितना इसको उतना ही इसको दिए, 100 रुपया दिए और 150 रुपया प्राप्त किए, यानी 50 रुपये यहां से भी ब्याज, 50 रुपये यहां से भी ब्याज। तो जब मूलधन और मिश्रधन समान होते हैं, मूलधन भी समान मिश्रधन भी समान, तो दोनों पर बनने वाले ब्याज भी समान। ठीक है, और ब्याज क्या होता है, RT% होता है। क्वेश्चन में लिखा कि पहला व्यक्ति को जो हम पैसा दिए हैं दूसरे से 2 वर्ष कम यूज करने दिए। तो मान लिए पहला व्यक्ति का टाइम T है, दूसरा का T+2 हो। इसको 8 की रेट से दिए थे, इसको 4 की रेट से दिए थे। तो RT% मेरा ब्याज हो गया, ब्याज इक्वल है, यहां से T आ गया 2। अब T का मान यहां 2 बैठा दिए तो 8, ध्यान देना 8 की रेट से अगर हम 2 साल के लिए लगाते हैं तो ब्याज हमें 16% मिलेगा। ब्याज 16% तो अमाउंट 116% और यही अमाउंट है 14,500।
यहाँ से 100% का मान निकाले हैं तो आ गया 12,500। ये मेरे दोस्त वो पैसा है जितना हमने दोनों को दिया है। मैंने कोशिश की आपको समझाने का। सर ये एप्लीकेशन पर शो नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन पर शो कर रहा है मित्र, आप जाइए तो सही, घबराइए मत। अब आइए इसको देखिए, ये क्या है। देखिए कह रहा है कि बी को एक काम पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं। तो मान लेते हैं कि ए को x टाइम लगता है तो बी को x प्लस 10 घंटा लगता होगा। ठीक है, बी को ए से 10 घंटा अधिक लगता है। कहता है दोनों एक साथ जब करते हैं तो 12 घंटा लग जाता है। घबराने की कोई बात, आप बस 1 घंटे का काम कीजिए ना। बताइए अगर कोई x घंटा में पूरा काम करेगा तो 1 घंटा में 1/x। ठीक है, कोई x प्लस 10 घंटे में पूरा काम करेगा तो 1 घंटे में 1/x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ a के घंटे का काम, ये हुआ b के घंटे का काम। दोनों को जोड़ दिए तो a b के घंटे का काम। और वही a b 12 घंटा में एक साथ पूरा काम करता है। एक साथ 1 घंटे में 1/12 काम करेगा। 12 घंटे में पूरा काम तो 1 घंटा में 1/12 काम। 1/12 काम 1 घंटे में किसका है? ए बी का। यानी कि ए बी के एक साथ 1 घंटे का काम इधर भी है और ए बी के एक साथ 1 घंटे का काम इधर भी है। ये दोनों बराबर हो गया। अब यहां पर हमें क्या बोला है, कहा है बताइए बी को उस काम का 50% करने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरे दोस्त हम पहले इसको वेरीफाई कराएंगे। तो ऑप्शन के अंदर बी देख रहे हैं कि बी का 50%, तो बी के द्वारा 50% काम करने का टाइम, तो अगर 50% काम करने का टाइम 30 होगा तब तो 100% काम करने का 60 हो जाएगा। 50% काम करने का टाइम 15 होगा तो 100% करने का टाइम 30 घंटा होगा। आधा काम करने का टाइम अगर 20 घंटा होगा तो पूरा काम करने का टाइम हमारा 40 घंटा होगा। आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे टाइम को डबल क्यों किए? क्योंकि बी के द्वारा आधा काम करने का टाइम, आधा काम करने का टाइम अगर ये सब है तो पूरा काम करने का टाइम क्या होगा? तो आंसर है उसका डबल हो जाएगा। काम डबल तो टाइम भी डबल। यानी कि यहां पर बी का मान 60, 30 और 40 में कोई भी हो सकता। तो अगर हम बी का टाइम मेरे दोस्त 30 ही उठाते हैं तो बी तो हमारा x प्लस 10 है। अब x प्लस 10 का मान अगर हम 30 उठा लेते हैं तो x का मान 20 हो जाएगा। यानी हम x का मान 20 पुट करके देखते हैं। x का मान 20 पुट करके देखेंगे 20, ये मेरे दोस्त हो जाएगा 20 प्लस 1 30, एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ये बिल्कुल हो जाएगा 1/12, यानी वेरीफाई कर जाएगा। तो x का मान 20 वेरीफाई कर गया। अब x का मान 20 हमारा वेरीफाई कर चुका है तो मेरे दोस्त फिर तो b का पूरा टाइम होगा 20 + 10, तो 20 + 10 यानी कि हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, अच्छा ठीक, 20 + 10 ये हमारा हो जाएगा 30। तो ये हो गया b के द्वारा काम को पूरा करने का टाइम। लेकिन हमें क्या है, b के द्वारा आधा काम करने का टाइम। तो पूरा काम करने में अगर 30 घंटा लगेगा तो 50% काम करने में मेरे दोस्त 15 घंटा लगेगा। तो लीजिए 15 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्जुन बैच की वैलिडिटी एग्जामिनेशन तक रहेगी, उसे बढ़ाई जाएगी। आप चिंता मत कीजिए इसके लिए, अर्जुन बैच की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, एकदम टेंशन किसी को नहीं लेना है। ठीक है भाई, चलो तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बढ़िया, 25 नंबर हो चुका है। अब 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखता है, एक समवृत्त बेलन के वक्रपृष्ठ और आयतन का अनुपात इतना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब बताइए, बेलन का वक्रपृष्ठ एरिया 2πRh और आयतन की बात है तो πr²h। वक्रपृष्ठ एरिया और आयतन का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा तो πr और h कट जाएगा। यहां से 2 से मेरे दोस्त ये हमारा 2, तो यहां फाइनली 1/r ई हमारा हो जाएगा 2/5। यहां से r निकालेंगे तो हो जाएगा 5/, यानी आपने देखा कि r का मान 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसकी संपूर्ण पृष्ठ एरिया। संपूर्ण पृष्ठ एरिया का मतलब होता है 2πr और इंटू h + r, और इसका संपूर्ण पृष्ठ एरिया 187 है। तो लीजिए 2 पाई का मान 22/, अब पाई का मान 22/7 है मेरे दोस्त। r तो हम देख रहे हैं 5/2 नजर आ रहा है, और यहां पर h और प्लस में मेरे दोस्त 5/2,
और बराबर 180। अब देखिए ना, अगर हम यहाँ से 2 से 2 काटते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 सते 77, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, ये h और प्लस में, ध्यान देना, प्लस में 5/2 और बराबर ये 17 सते 119 और 5 दूनी मेरे दोस्त हो जाएगा 10। तब तो h बराबर फाइनली होगा 119/10 और -5/2। आप एक काम कर लीजिए मेरे दोस्त, यहां भी 5 से गुना कर लीजिए, ऊपर भी 5 से गुना कर लीजिए, तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 हो गया। 119 में से 25 हटा दीजिए तो हो जाएगा 94, यानी h का मान हो जाएगा 9.4। बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे 9.4, ठीक है, 9.4। रोशन झा, क्या मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं करते हैं गुरुजी, गुस्सा है क्या? हम किसी से गुस्सा नहीं है मित्र, किसी से गुस्सा नहीं है, क्योंकि आज डिस्कशन में थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी खींचना होगा, क्योंकि अब साइंस का भी टाइम हो रहा है। अब देखिए जरा सा इसको, ABC इतना 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 दिन में पूरा कर सकता है, एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 10, 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। एक दिन में 6, एक दिन में 3, एक दिन में मेरे दोस्त 1। 10, 20 और 60 दिन में कोई काम खत्म हो रहा है, पूरा काम 10, 20, 60 का एलसीएम 60 होगा। 10 दिन में 60, एक दिन में 6, 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 60 दिन में 60, एक दिन में 1। अब हमें एक साथ काम कराना है तो काम करना है 60, ये एक साथ करेंगे 10 क्षमता से, कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है। आइए जरा इसको देख लेते हैं, ये क्या है। ये कह रहा है कि एक कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। एक ट्रेन इतना किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करती है, तो इतने घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि कार की चाल ट्रेन की चाल की आधी है? तो मेरे दोस्त, कार की चाल और बस की तुलना में 40% अधिक है। देखिए, कार की चाल बस की चाल की तुलना में 40% ज्यादा है, तो 40% ज्यादा है तो बस की चाल को 100 मान लीजिए, ये 140 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिएगा तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 7। और ये रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन के बारे में क्या कहा गया कि कार यदि बस की चाल ट्रेन से आधी है, तो बस की चाल ट्रेन से अगर आधी है तो ट्रेन की चाल बस से दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो गया है? स्पीड हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ट्रेन इतना किलोमीटर इतना घंटे में जा रही है, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? तो आप देखिए 1020 किलोमीटर की दूरी, अगर ये 16 1 17/2 घंटा में 17 6 के 102 हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस तरह से आप जान गए ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर पर आवर। तो 10 का मान 120, 12 गुना है, 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60, 12 सती क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है? तो 1 सहित 3/4, यानी कि मेरे दोस्त 4 एकम 4 3 7, 7/4 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो कार के द्वारा 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना देर इसको चलाना है? 7/4। 4 से देखेंगे 21, 21 सते हो जाएगा 147। तो 147 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा कौन? कार ट्रेवल करेगा। कौन ट्रेवल करेगा? कार ट्रेवल करेगा। महाभारत बैच लिया है उसमें हो जाएगा प्लीज हद, महाभारत बैच लिया है तो क्या दिक्कत है, साथ में अर्जुन बैच को रखना बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 29 नंबर सवाल को मेरे दोस्त आपको देखना है कि आखिर ये क्या है। एक क्वार्टर सर्कल के अंदर एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 7 है। अब देखिए मेरे दोस्त, सर्कल है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, आप कहोगे हाँ। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये अगर आर है तो ये भी मेरा आर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये देखिए क्वार्टर सर्कल के कारण 90 है, तो 90 तो हमारा ही भी है। 2 भुजा बराबर चारों कोण 90, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये मेरे दोस्त मेरा वर्ग है। इसका मतलब ये मेरा क्या है? वर्ग है। अब यहां देखना 2 सर्कल है ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो सर्कल ही तो हो जाएगा, तो आगे बढ़ा देंगे तो सर्कल ही तो हो जाएगा।
जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करें तो टेंजेंशियल पॉइंट और दोनों का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होता, यानी मेरे दोस्त ई हो जाएगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 है। अब 7 में केंद्र से परिधि की दूरी इधर r होगा, पूरा है 7। अब 7 में अगर ये r है तो ई मेरे मित्र हमारा 7 माइनस r होगा। हाँ जी, अब आप इस छोटे से समकोण त्रिभुज में चलिए, लंब r आधार r कर्ण है 7 माइनस r, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 7 माइनस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर और बराबर 49 और माइनस 49 प्लस आर स्क्वायर माइनस 14r। इधर आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 14r हो जाएगा और मेरे दोस्त ये हो जाएगा माइनस 49 और 0। ठीक, क्या करना है अब आप एक काम कर लो, यहाँ पर सीधा सीधा सीधी धारा चार्ज लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर 196 माइनस 4ac, 4 ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पर माइनस 50 है, वाई में 2a ए की जगह पर 1 है। तो r बराबर क्या होगा, ये माइनस 14 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 196 माइनस माइनस प्लस 196 हो जाएगा 2 गुने 196, 2 गुने 196, 196 प्लस 196 2 गुने 196 और बट्टे में मेरे दोस्त हमारा 2 है। अब r बराबर ये माइनस 14, बीच में माइनस लीजिएगा तो निगेटिव हो जाएगा और त्रिज्या निगेटिव होता नहीं है, इसलिए बीच में प्लस लीजिए, प्लस ले लिया और ये मेरे दोस्त 196 का वर्गमूल हमारा 14 हो जाएगा और 2 के लिए बटे में मेरे दोस्त हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से r बराबर 2 से भाग दे देंगे तो माइनस 7 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 7। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे ना तो हमारा r 7 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 भी कह सकते हैं, √2 और माइनस ई हो गया हमारा r का मान। हमें चाहिए क्या, इस वृत्त का एरिया, अंदर वाले वृत्त का एरिया। वृत्त कोई भी हो एरिया पाई स्क्वायर ही होता है, पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा, लेकिन जब हम त्रिज्या स्क्वायर करेंगे ना, जब r स्क्वायर इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और √2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 सते कितना 49, 154 तिया, 154 तिया हो जाएगा 462 और 154 गुने 2 ई हो जाएगा 308 √3 सॉरी 308 और √2। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त एक्सपीरियंस तो आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के अंदर एक समांतर चतुर्भुज लीजिए, ध्यान से देखिए, ये है आप एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, नाम अगर दे दे तो ये मेरा P, ये Q और ये R, ये रहा S। P का कोऑर्डिनेट -1 होगा, Q का कोऑर्डिनेट ये मेरा 8,0 हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट ये मेरे दोस्त हमारा 7,5 हो जाएगा, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट नहीं जानते तो x, y मान के रखे रहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरे दोस्त देखो, एक समांतर चतुर्भुज के चौथा सेट जब निकालना होता है ना, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं आप वो यूज करना वेरी बेस्ट होगा। अब देखो, दोनों डायगोनल खींच दो, खींच दिया। पैरेललोग्राम में ये बात याद रखना है कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, समद्विभाजक। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है, यानी इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो चूंकि ये दोनों जानते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 -1 प्लस 7 यानी 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, -1 प्लस 5 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, है ना। अब मेरे दोस्त मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम जान गए, तो जब मिड पॉइंट का जान गए, ये जान गए और वो जान गए, तो आखिर कैसे वो हिडन मुझे पता चलेगा। तो चलो मेरे दोस्त एक काम करो, मिड पॉइंट का आप 3 उठाओ, मिड पॉइंट का आप 3 उठा लिए। अब देखिए x1 प्लस x2 यानी 8 प्लस x और बटे 2। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ई दोनों के सहारे मिड पॉइंट कैसे निकल, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर कितना 3, 6 हो जाएगा, x का मान यहां से माइनस। फिर देखिए y1 प्लस y2 यानी कि 0 प्लस 1 और बाई में 2 करेंगे तो मिड पॉइंट का y आएगा, यहां से y का मान क्या हो गया 4।
यानी x का मान आपका -2 और y का मान 4। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। पहले ई दोनों के सहारे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फिर ई दोनों के सहारे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, है ना भाई, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के लिए मिड पॉइंट है। तो बड़ा आराम से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हो गया, है ना। चलिए, आसिफ इकबाल हो गया टीजीटी मैथ्स, स्वागत है आपका, है ना। फिर दोस्त, याद है मुझे आपका नाम अच्छी तरह से, है ना। मुझे याद है आपने सुमन सर क्लास ले रहे थे एक बार, तो आपने कमेंट किया था कि ये अमरजीत सर लाइव नहीं आ रहे हैं, जिंदा है, जिंदा है ना, है ना, जिंदा है या नहीं। मुझे वो कमेंट याद है। चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ, मेरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइफ में आगे बढ़िए और हैप्पी रहिए, ठीक है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, दिल में प्यार हो, अगर मुझसे प्यार है तो गुस्सा भी मुझ पे ही निकालिएगा ना, क्योंकि होना भी चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसका ये मतलब नहीं कि और लोग भी इसी तरह से करने लगना, भाई का प्यार है। पटना में आपका, जब भी आप पटना आइए तो जरूर सेंटर पे आइए, ठीक है। देखो, दो कारें एक स्थान से एक ही समय एक दूसरे को समकोण पर चलना शुरू करती हैं, चाल इतना इतना 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरियां क्या होगी। अब देखिए, ये एक पॉइंट है मेरे दोस्त, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो कार, एक कार इधर चल रही है तो दूसरा कार सीधे ऐसे जा रही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा समकोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते। अब एक कार जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कितना सेकंड चला है? 20 सेकंड। आप ऐसा कीजिए, इसको 5/18 से गुना कर लीजिए, ताकि मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, हमारा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलेगा। 18 तिया 54 हो जाएगा आपका, 15 दूनी 30 यानी कि 300, ये 300 मीटर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 300 मीटर की दूरी तय करके मान लीजिए कार यहाँ आया, ठीक है। दूसरा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये भी 20 सेकेंड ही चला है तो मेरे दोस्त 5/18 से आप गुना करिए। जैसे ही 5/18 से गुना करेंगे तो ये आपका किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में, सेकंड चला जाएगा, 18 चौको 72। तो ये मेरे दोस्त आपको दिख रहा होगा 400। तो ये 400 मीटर की दूरी तय करके यहाँ आ गए। अब दोनों कार के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। अब देखिए, ये दोनों कार के बीच का डिस्टेंस यही है। अब समकोण त्रिभुज में लंब अगर 400 है, आधार अगर 300 है, तो मेरे दोस्त पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण कितना होगा? 500 हो जाएगा। ऐसे भी 3 4 5 0 0 0 0 0 0 बैठा दो, यानी कि 500 मीटर की डिस्टेंस बन जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं। दो समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 80 और 90 की चाल से चल रही ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। एक की लंबाई इतना, तो दूसरे की लंबाई क्या होगा? अब देखिए ना, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करेगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब मित्र मेरे यहाँ पर देखो जरा सा, एक ही दिशा में जाएगी तो 90 और 80, अगर एक ही दिशा में जा रही है ना तो स्पीड घटकर काम करेगी, यानी कि 90 और -80, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 मिनट का मतलब होता है 180, ठीक है। अब ऐसा कीजिए कि इसको 5/18 से गुना कर लीजिए। 18 से मेरे दोस्त ये हो जाएगा 10 बार में, तब तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से 10, 50 × 10 यानी 500 मीटर में दोनों ट्रेन हो जाएगा। ट्रेन ए भी हो जाएगा, ट्रेन बी भी हो जाएगा। इसमें एक ट्रेन की लंबाई हमारा दिया हुआ है 230 मीटर। तब तो मेरे दोस्त दूसरा ट्रेन क्या होगा? अब यहाँ पर 500 में 230 हटा दीजिए तो 270 हो जाएगा। कितना? 270 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 270 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया 270। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए, अब यहां देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा? ध्यान देना मेरे दोस्त, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा? उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा जिसके दो शीर्ष 2,4 हैं
और मेरे दोस्त 2,6 है। ठीक, एक बात बताऊं, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा इसकी बराबर होगी। अब ये तीसरा शीर्ष कोण होगा, इसके लिए मेरे दोस्त ऑप्शन का हेल्प ले लेना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन कैलकुलेट करना ज्यादा टफ आपको दिख रहा है, वो वाली ऑप्शन कैलकुलेट करना आपको ज्यादा टफ दिख रहा है ना, तो चलो मैं ये वाली ऑप्शन ही कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि तीसरा शीर्ष जो है 2 + √3 और कोमा मेरे दोस्त 5। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से काम कीजिए। अब ई भुजा जैसे ही आप निकालिएगा, x2 - x1 0 का स्क्वायर, y2 - y1 तो 6 और -4 2 का स्क्वायर 4 वर्गमूल हो जाएगा 2। अब ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए। अब देखिए जैसे ही x2 - x1 करेंगे, 2 + √3 में 2 हटाएंगे, √3 बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब y2 - y1 5 में 6 घटाएंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब यहां पर भी आप देख लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सहारे x2 - x1 2 + √3 में 2 घटेगा तो बचेगा √3 का स्क्वायर 3 होगा। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, यानी y2 - y1 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ भी 2 हो जाएगा। यानी आपने जैसे ही उसको 2 + √3 + 5 लिया ना, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और समबाहु त्रिभुज की यही तो पहचान है। यानी किसी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में समान हो, समबाहु होता है ना। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मुझे 9-10 का बैच लेना है। बैच के आपसे हम पटना में पढ़े थे लॉकडाउन में, बैच लें आपका। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए और मेरे दोस्त वहां जाकर आप श्रद्धा बैच ले लीजिएगा, श्रद्धा बैच। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। अब इसको देखो ये क्या है। अब देख रहे हैं कि 4 साल पहले ए और बी 4 साल पहले, ठीक है, तो 4 साल पहले मेरे दोस्त इनका रेशियो था 4:5। कह रहा है कि 8 साल के बाद अगर देखेंगे तो ये 11:13 हो जाएगा, 11:13। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मेरे दोस्त प्रेजेंट से 4 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल के बाद, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा 12 साल का गैप हो जाएगा। 12 साल ये भी बढ़ेगा, 12 साल भी बढ़ेगा। जब दोनों उम्र में सेम बढ़ रहा है तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ 8 की वृद्धि हो रहा है, सेम नहीं है, सेम करना होगा। 11-13 में 2 का अंतर है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। 4-5 में 1 का अंतर था, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, यानी नीचे के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर के डिफरेंस से नीचे। ठीक है भाई, ऐसा करने से देखिए डिफरेंस सेम हो जाएगा। 4 साल पहले 8 था, 8 साल के बाद 11 हो गया। 8 से 11 होना 3 की वृद्धि, 10 से 13 होना 3 की वृद्धि, देखो समान वृद्धि हो गया। तो चूंकि दोनों ही 12-12 साल बढ़ा था, इसलिए रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए था। ये जो समान वृद्धि 3 का नजर आ रहा है वो एक्चुअल में 4 और 8 12 का वृद्धि है। तो 1 का मान क्या होगा, 4 साल होगा। जब 1 का मान 4 साल हो जाएगा तो आप ही देख लो मेरे दोस्त, दोनों के वर्तमान उम्र का योगफल पूछा है। यहां देख ले, 1 का मान 4 तो 8 का मान हो जाएगा 32, 1 का मान 4 तो 10 का मान हो जाएगा 40। ठीक है, अब चूंकि ये 4 साल पहले है तो मेरे मित्र 4 इसको है ना, 4 साल पहले का रेशियो है तो उम्र भी 4 साल पहले का था, इसलिए हम 4 बढ़ा दिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको जोड़ना है, 44 और प्लस 36, 44 और प्लस में 36 कितने हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 44 और 36 सॉरी 80 हो जाएगा, 80। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना। ठीक है, चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, इसका एरिया चाहिए। तो लीजिए मेरे दोस्त त्रिभुज के तीनों शीर्ष का एरिया ले लेते हैं, 3,5। ठीक है मेरे दोस्त, ये है -2, और ये आपका है 6,4। आपको बस पहला पॉइंट रिपीट कर देना है, ये 3,5 है, बस पहला पॉइंट रिपीट कर दीजिए 3,5। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष को लिख दिए, पहला पॉइंट रिपीट कर दिए।
बस अब आइए सीधे एरिया निकाल। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए अभी इसी पर बनाते हैं, आगे बना देंगे और तरीके से, ठीक है। तो आओ मेरे दोस्त, 1/2, ध्यान देना, 5 दूनी 10, इनमें से घटाना है 3 गुना 0, 0 को, प्लस ये 0, इनमें से घटाना है -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। फिर देखना 4 तिया 12, इनमें से घटाना है 6 पंचे 30 को। अभी आप यहां देखिएगा 1/, -10 और -18, -28 प्लस 8, 20, 20 और 20 का आधा कितना होगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा 10। ठीक है भाई, बढ़ जाओ, इसको देखो। अब देखो ये क्या लिखता है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम और इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 45 मिनट, 3.6 किलोमीटर और अप स्ट्रीम, 2.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 39 मिनट। अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में गति क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी। एक काम कर लो मेरे दोस्त, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर धारा की दिशा में गया है और धारा के विपरीत कितना, 3 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगा है, 45 मिनट, 45 मिनट बदल लीजिए घंटे में, ठीक है। फिर देखिए दूसरी बार में 3.4 विपरीत, 3.6 विपरीत गया है, एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त। दूसरी बार में 3.6 किलोमीटर विपरीत गया है और 2.4 किलोमीटर धारा की दिशा में गया, तो इसको टाइम लगा 39 मिनट, इसको भी घंटे में बदल लो, ठीक है। आपको पता है धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा वाली चाल, और धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा के विपरीत वाली चाल, दिशा में जाएंगे दिशा वाली चाल, विपरीत में जाएंगे विपरीत वाली चाल, ठीक है मेरे दोस्त। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, ये दोनों समय मिलके इतना और ये दोनों समय मिलके इतना। अब आपको धारा की दिशा में नाव की चाल चाहिए, तो किसी भी सूरत में आप धारा के विपरीत वाले को कट कीजिए। अब इसको कट करना होगा तो एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम। तो एक काम कर लो, 18 बना दो, इसको 6 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, बन जाएगा 18, ठीक है भाई। इसमें 6 से गुना किया तो यहां भी कर लो, इसमें 6 से गुना किया तो यहां भी कर लो, है ना। यहां 5 से गुना किया तो यहां भी 5 से गुना कर लो और यहां भी 5 से गुना कर लो, ठीक है भाई। अब आप देख लो, इसको घटा दो, जैसे ही आप घटाओगे, ये तो गया आपका, ये हो जाएगा 24 और 3 27, 27 में से 10 और 2 12, 27 में 12 घटेगा 15, 15 बटे b प्लस एस बराबर, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे दोस्त, सही से अगर देखा जाए ना तो 30, 6 पंचे 30, 24 3 27 और माइनस 9 पचे 45 और 15 15 4 19 और बटे में कितने। अब यहां से देख लीजिए 270 में से अगर इसको घटाएंगे तो आएगा 75, 15 पचे 75 हो जाएगा और 5 से कटेगा 12 बार, यानी कि b प्लस एस जो है वो 12 किलोमीटर बराबर आएगा। और यही मुझे चाहिए था, मुझे डाउन स्ट्रीम में स्पीड चाहिए, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल मैंने निकाल दिया है, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल दिया। ओ सर, आपका कौन सा न्यू बैच लें, नए न्यू स्टूडेंट है, श्रद्धा बैच ले लीजिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए और श्रद्धा बैच को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इतना, बताइए 3ab माइनस 3 क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, एक दिन पहले के डिस्कशन में इसका मैंने 4 फार्मूला लिखा था, इसलिए मैं आज फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, आज डायरेक्ट वही रिजल्ट लिख रहा हूं जिस रूप में इंफॉर्मेशन है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी, और देखो यहां पर ये क्या है एक्चुअल में, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने ये लिखा है। 3 दिन पहले डिस्कशन में, पहले ही क्वेश्चन में हमने इसका चारों फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। चलो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का क्या रिजल्ट है मेरे दोस्त, 189, ये 3abc बराबर 1/2,
ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ये मेरा 6 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 32, 32 तिया 96 हो जाएगा, माइनस ए बी सी 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 189, ये क्या होगा, ये 3 आई हो जाएगा 60, 60 से 180, 180 आके इधर घट जाएगा, इधर 3 ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी सी का मान कितना आएगा, ई बचेगा हमारा 9, 3 तिया 9, ये 3 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त लो, अगर 3 माइनस 3 करोगे तो रिजल्ट आपका 0। तो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है भाई। चलो हो गया 37। साइंस का टाइम हो गया, इसलिए जल्दी मुझे इसको निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब देखो क्या है, वर्तमान उम्र का अनुपात है और 8 साल पहले का अनुपात दिया है, 7 साल के बाद अनुपात क्या होगा। एक काम कर लीजिए ना, अनुपात की राशि को x मान लीजिए वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर अनुपात की राशि को x मान लीजिएगा, a और b का, थोड़ा ध्यान से देखिए, a हमारा 6x का और b हमारा 5x का। ओके, 8 साल पहले, तो 8 साल इसको भी घटाइए, 8 साल इसको भी घटाइए, तो 8 साल पहले जाकर इसका अनुपात अगर देखते हैं तो 5:4 हो जाता है, 5:4। वर्तमान उम्र का अनुपात दिया था इसलिए अनुपात की राशि x माना। 8 साल पहले का रेशियो दिया था, 8 साल दोनों में घटा दिया, 8 साल पहले के रेशियो के बराबर हो गया। ये 24 और ये 25, ये मेरे दोस्त x हो जाएगा, और ये 32 और ये 40, ये मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। x का मान 8। अब x का मान जैसे ही 8 हो जाएगा तो बोलिए 8 छके कितना, 48, और 8 बचे कितना मेरे मित्र, 40। कह रहा वर्तमान उम्र का योगफल नहीं, 7 साल बाद का योगफल। अभी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88, 7 साल बाद तो दोनों साथ साथ बढ़ेगा, यानी कि 14, 14 अगर जोड़ दोगे तो हो जाएगा 102। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब आप में से जिन्होंने 102 लाया होगा, करेक्ट रहा हो। श्रद्धा बैच में जीएस भी इंक्लूड है, हाँ जीएस भी इंक्लूड है मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देख लेना, कुछ श्रद्धा बैच में जीएस इंक्लूड भी होगा और कुछ में इंक्लूड नहीं भी होगा, देख के लेना। अब मेरे दोस्त यहां पे देखो, ये हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, यहां देखना ए बी और सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में आप देख रहे हो कि डी ए से बी सी पर माध्यिका है। ये जो हमारा एडी है वो मेरे दोस्त इसकी माध्यिका, ठीक है। अब मेरे दोस्त ये हमारा 6 सेमी हो गया और एसी हमारे पास 8 सेमी, ठीक, और पूरा बीसी हमारा 10 सेमी है, ये हमारा 10 सेमी। मित्र मेरे अगर ये 10 सेमी है, मिड पॉइंट है, तब तो ये 5 और 5 हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, माध्यिका की लंबाई। अपोलोनियस थ्योरम लगाइए। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई उसको छोड़ दीजिए, बाकी भुजा के वर्गों का योगफल बराबर 2 इंटू माध्यिका का स्क्वायर प्लस जिस पर माध्यिका खींची गई है उसके आधे भुजा, यानी आधे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे दोस्त यही हमारा हो जाएगा क्या, अपोलोनियस थ्योरम। बीडी लिखिए चाहे डीसी लिखिए, एक ही बात है। ए बी स्क्वायर करिएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सॉरी ये हमारा एडी स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर 25, 2 से काटेंगे 50, 25 आके घटेगा तो 25 बचेगा। एडी स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो एडी का मान हो जाएगा 5। ये हो गया आपका अपोलोनियस थ्योरम। क्या हो गया, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। आओ मेरे दोस्त अब इसको देखते हैं, ये क्या है। देखो ये सवाल हमारा है 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 1 का मान। ये क्या हो गया भाई, ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है, ये क्वेश्चन तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। रुक जाओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को मुझे चेक करने दो कि रियल में ये क्वेश्चन है क्या, कि उसमें एक पॉइंट पर हमें डाउट है। और ठीक है, देखो रियल में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन हमारा, ध्यान दो, ये जो 12x स्क्वायर है ना, और 1 को इस पार रख लो और 21x को इस पार भेज दो। अब मेरे मित्र यहाँ पर क्या कर लो, 4x से भाग दे दो।
आप सोचोगे 4x से क्यों भाग दे रहे हैं, ताकि मेरे दोस्त ये मेरा 3x हो जाए, ये मेरा 1/4x हो जाए और ये मेरे पास 21/4 हो जाए। एक्चुअल में मुझे 9x² और 16x² चाहिए। एक्चुअल में 16x² थोड़ी ना है, ये है 9x² प्लस 1/16x²। ये है आपका सवाल, ठीक है। अब आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका a² हो जाएगा, ये आपका b² हो जाएगा, प्लस में 2a और b बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 441 और बटे में। अब यहां से देख लीजिए, ये हमारा चला गया मेरे दोस्त, ये 3/2 हो जाएगा। 441 बटा में 6 और माइनस 3/। ऐसा कर लो मेरे दोस्त, क्या इसको भी 6 बना लो ना, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा 441 माइनस 9 यानी कि 432 और बटे में कितने 6। हो देखो एक जगह गड़बड़ी हो गया मेरे दोस्त को। क्या गड़बड़ी हो गया, ये 441 और बटे में 16 है ना, 16 में 6 लिख दिया था, 3/2 में इधर वाला जो है इधर आके हो जाएगा 3/2, बस 16। इसको आप यहाँ भी 16 बना लो, तो मेरे दोस्त इसको 16 बनाओगे 8 से गुना, ऊपर भी 8 से गुना करना होगा, फाइनली नीचे हमारा 16 रह जाएगा और 41 में अगर 24 घटेगा 17 यानी 400। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं पर समाप्त होगी और आज थोड़ा सा मुझे विलंब हो गया क्योंकि आज मैंने दोबारा स्टार्ट किया था। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट।